वेलकम स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके आंसर को जानेंगे। वो क्वेश्चन है कि इट इज इजियर टू पुल रादर देन टू पुश समथिंग। ठीक है, किसी भी चीज को खींचना आसान होता है सिवाय उसको धक्का देने के। धक्का देना कठिन होता है, धक्का देने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और खींचने में हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है और ये काम बड़ा आसान होता है। तो क्वेश्चन इज इट इज इजियर टू पुल समथिंग देन टू पुश इट। ठीक है, ये क्या है? वाई क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको कि क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मान लो कि ग्राउंड पे एक रोलर रखा हुआ है। ठीक है, वो रोलर जो लेवल करने के लिए, मिट्टी को बराबर करने के लिए यूज किया जाता है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉन रोलर। ठीक है, तो सपोज करो कि हमारे पास एक लॉन रोलर है जिसको लॉन पे रखा हुआ है और वो लॉन रोलर जो है इसमें लगा हुआ हैंडल जो है इसको हम पकड़ के, ये है लॉन रोलर का वो रोलर, और सपोज करो कि यहाँ ऐसे लगा हुआ है हैंडल जिसको हम पकड़ के या तो खींच सकते हैं या इसको धक्के दे करके पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ये लॉन रोलर है और ये इसकी हैंडल है और सपोज करो कि इसे हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो कि लॉन रोलर को हम पकड़ के और इस रोलर को हम इस डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग टू पुल, और उसके लिए हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है। मान लो कि F न्यूटन का हमने फोर्स लगाया है। सपोज करो कि F न्यूटन का फोर्स लगा करके ये रोलर का सेंटर है जहां से ये यहाँ एक सपोर्टेड है और ये एक हैंडल हो गया, जिस हैंडल को पकड़ के हम इसको पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब पुल कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बन रहा होगा। सपोज करो कि ये थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है और फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है और इसको पुल किया जा रहा है। तो सबसे पहले उन सभी फोर्सेस को दिखा देते हैं जो फोर्सेस इस रोलर पर एक्ट कर रहे हैं। पहला फोर्स तो इसका खुद का वेट होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। अच्छा, जिस ग्राउंड पर रखा हुआ है तो ग्राउंड और रोलर के बीच अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स मान लो कि n के बराबर लग रहा होगा। ठीक है, और जब रोलर को खींचोगे, ये रोलर जो है ऐसे रोल होकर के इधर की ओर आएगी। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, क्योंकि मोशन इसका इधर होगा इस पुलिंग फोर्स के कारण, तो इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर की ओर एक्ट करेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है दाहिनी ओर। ठीक है, जाहिर सी बात है काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है दाहिनी ओर एक्ट करेगा। तो ये वो सारे फोर्सेज हो गए जो रोलर पर एक्ट कर रहे हैं। पुलिंग फोर्स इधर की ओर, नॉर्मल रिएक्शन, वेट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर की ओर। अब रही बात कि जो फोर्स ऑफ पुलिंग है, फोर्स ऑफ पुल है, इसके हम 2 कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। इसका ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये कितना होगा, तो F cos थीटा होगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में F sin थीटा होगा। बोलो, होगा? अब ये जो F cos थीटा वाला कंपोनेंट है, यही वो कंपोनेंट है इस पुलिंग पावर का, पुलिंग फोर्स वाला, उसका ये F cos थीटा वाला कंपोनेंट यही रोलर को इस डायरेक्शन में खींचने में मदद करेगा। ठीक है, F sin थीटा तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, उसका तो कोई कंपोनेंट ही नहीं बनेगा इधर की ओर। तो टोटल फोर्स F का सिर्फ F cos थीटा वाला पार्ट जो है रोलर के पुलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन F sin थीटा क्या करेगा, जरा इसका देखते हैं। एक बात बताओ तुम लोग कि ये वर्टिकली तो इक्विलिब्रियम में है ना रोलर, तो इसका मतलब, और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, यानी इसको अगर वाई एक्सिस मान लेते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस, 2 फोर्सेज लग रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन प्लस ये F sin थीटा वाला कंपोनेंट। ठीक है, और ये दोनों फोर्स मिल करके वेट को काउंटर बैलेंस कर रहे होंगे। तो एज
n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg। सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इस परिस्थिति में, इसको n1 मान लेते हैं, n1 कुछ कारणों से भी पता चल जाएगा आपको। तो n1 आप n1 इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। n1 इज इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा। मान लो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये बताओ कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा जो कि इस मोशन का अपोज करेगा, मोशन का कारण है एक cos थीटा वाला कंपोनेंट, ये एफ जो फोर्स होगा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वो इस पावर को रिड्यूस करने की कोशिश, इस फोर्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, इसके इफेक्ट को कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये बताओ कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो अगर मान लो कि रोलर और ग्राउंड के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू के बराबर है, म्यू के इक्वल है, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो म्यू एन के बराबर होगी, और जब ऐसा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर होगा तो म्यू n1 कह लो, तो n1 की वैल्यू तो यहां से हम mg माइनस एफ साइन थीटा निकाल चुके हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू म्यू mg माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। तो इतना हो जाएगा तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा इतना बड़ा, से दिस इक्वेशन नंबर 2, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया इतना बड़ा। किस केस में, जिस केस में हम लॉन्ग रोलर को पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुल करने के लिए एक cos थीटा वाला कंपोनेंट तो सपोर्ट करेगा पुल करने में, लेकिन ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ये जो पार्ट है जिसकी वैल्यू म्यू mg माइनस एफ साइन थीटा है, ये क्या करेगी, इसका विरोध करेगी। क्लियर है, इतना विरोध होगा, इतना विरोध होगा। ये सपोर्ट कर रहा है, ये लॉन्ग रोलर को पुल करने में मदद करने जा रहा है, और ये जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है अपोज कर रहा है, इसकी मोशन का अपोज कर रहा है। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया केस 1, केस 1। अब केस 2 कंसीडर करते हैं। केस 2 में हम ये देखेंगे कि अगर इस लॉन्ग रोलर को हम पुल करने के बजाय पुश करें, तो देखें कि जरा ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये कितना एक्ट करता है, और ये जो भी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है इसको पुश करने के लिए वो क्या है। तो वही लॉन्ग रोलर मान लो कि ग्राउंड पे जैसे रखा हुआ है, तो सपोज करो कि जितने फोर्स से इसको पुल किया जा रहा था उतने ही फोर्स से इसको पुश किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गई हैंडल लॉन्ग रोलर की, ठीक है, और इस हैंडल को पकड़ के और इसको मान लो कि थीटा एंगल पर इसको पुश किया जा रहा है, इसको पुश किया जा रहा है, खींचने के बजाय इसको रोलर को आगे, मतलब इस डायरेक्शन में हम आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं, आगे की मोशन में जाना चाहते हैं, इस रोलर को इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं, और सेम फोर्स लगाया, जितने फोर्स से पुल किया था केस 1 में, केस 2 में उतने ही फोर्स से, साथ ही हॉरिजॉन्टल के साथ जितने एंगल पर पुल किया था हॉरिजॉन्टल से उतना ही एंगल पर इसको हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। और जब पुश करेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर, यहाँ भी एफ cos थीटा वाला कंपोनेंट ही जो है इसको पुश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा ही, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अलग होगी। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन मान लो कि N2 है, क्यों N2 अलग होगा तो कारण समझो। ये जो एफ cos थीटा वाला कंपोनेंट है, एफ है, एफ का एक कंपोनेंट जो है cos थीटा, इसको पुश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ध्यान देना, इसका वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव वाई की ओर एक्ट करेगा। कैसे भाई, तो देख रहे हो तुम कि एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg वेट भी एक्ट कर रहा है। तो दो फोर्सेस जो हैं, वेट और एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट, ये दोनों ऐड हो जाएंगे जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है N2, ये जो है इन दोनों के सम को काउंटर बैलेंस करेगा। अच्छा, जब रोलर को इधर की ओर हम धकेलेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस केस में इधर की ओर एक्ट करेगा, ग्राउंड पर रोलर पर इधर की ओर एक्ट करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की,
देखते हैं कितनी होती है। तो मान लो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इस केस में एफ डैश है, तो एफ डैश जो है म्यू n2 हो जाएगी, म्यू n2 के बराबर। तो ये बताओ कि एफ डैश कितना हो जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू म्यू और n2, म्यू n2 कर लो, से दिस इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये बताओ कि एज एफ साइन थीटा प्लस एम जी, इन दोनों फोर्स का सम जो है इक्वल टू n2 होगा, एज एफ साइन थीटा प्लस एम जी इज इक्वल टू n2। दिख रहा है, मैं एक बार और रिपीट कर दूं, ये जो फोर्स है इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, अब वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ही, और इन दोनों फोर्स के सम को ये n2 जो है काउंटर बैलेंस कर रहा है एज द रोलर इज इन इक्विलिब्रियम वर्टिकली अलोंग y एक्सिस। तो इसलिए एफ साइन थीटा प्लस एम जी का सम जो है n2 के बराबर होगा। तो अब ये बताओ कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि म्यू n2 के बराबर, तो n2 की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एफ डैश जो होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस केस में जब हम पुश कर रहे होंगे रोलर को, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू, और ये n2 की जगह हम पुट करते हैं एफ साइन थीटा प्लस एम जी। अब इस इक्वेशन का नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब तुम एक चीज देखो, जब हम इस रोलर को पुल कर रहे थे तो जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट इस अप्लाइड फोर्स का था एफ कॉस थीटा, वो हेल्प कर रहा था इसको पुल करने में। ठीक है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है जो अपोज कर रहा था इसके पुलिंग मोशन का, ठीक है, वो कितना था, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा था। ठीक है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा था, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा था। जब हम इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस परिस्थिति में भी फोर्स का टोटल लगाए गए फोर्स का सिर्फ एक कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ही जो है हेल्प कर रहा है इसको पुश करने में हॉरिजॉन्टली। लेकिन इस परिस्थिति में जो अपोजिंग फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू म्यू इंटू एफ साइन थीटा प्लस एम जी है। ध्यान देना, यहाँ एम जी माइनस एफ साइन थीटा था, यहाँ एम जी प्लस एफ साइन थीटा है। ठीक है, तो ये बताओ कि इन दोनों फोर्स में, इन दोनों परिस्थिति में, केस 1 और केस 2 में, किस परिस्थिति में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अधिक इस केस में लग रहा है जब हम रोलर को पुश करने की कोशिश करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है, और इस वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो जाना जो है ये क्या करता है, जबकि जो फोर्स का जो कंपोनेंट जो रिस्पॉन्सिबल है इसको पुल या पुश करने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो तो सेम रहा। ठीक है, दोनों ही एफ कॉस थीटा रहा, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इन दोनों परिस्थितियों में अलग अलग है। जब हम पुश करने की कोशिश करते हैं किसी बॉडी को तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अधिक लगता है, यानी कि अधिक अपोज होता है, और यही कारण है कि किसी बॉडी को पुश करना जो है ज्यादा डिफिकल्ट है पुल करने के बजाय। समझ में आ गई होगी बात? तो अभी के लिए इतना ही, और अगला लेक्चर में देखते हैं क्या टॉपिक हम ले। थैंक यू।